नमस्कार। आज हम प्रशिक्षण प्रक्रिया की आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए स्थापित संस्थाओं में प्रशिक्षण के तरीकों की कटी आलोचना की गई है। यह सैद्धांतिक तथा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है। उन्हें नए वातावरण या नई स्थिति में किस प्रकार साहस और धैर्य से कार्य लेना चाहिए, इस पर कम जोर दिया जाता है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा भारतीय अधिकारी वर्ग को कम दी जाती है। अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान यह बतलाया जाना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण को अपनाने से कई कार्य सुलझ जाते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों के हृदय पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अतः यह सुधार आवश्यक है। पर्यवेक्षकों को दूसरे देशों का भ्रमण भी कराया जाना चाहिए तथा उनको गांवों के जीवन व समस्या में रुचि लेने का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से पेश आना चाहिए, इस पर भी जोर देने की आवश्यकता है। सभी प्रत्याशियों को जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, उन्हें एक समान धरातल पर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। समय समय पर नवीनीकरण पाठ्यक्रम के द्वारा प्रत्याशियों व कर्मचारियों को कार्य संपन्न करने की क्षमता बढ़ाने में सहयोग दिया जाना चाहिए। लोक संपर्क पब्लिक रिलेशन के बारे में शायद हमारे अधिकारी माहिर मालूम नहीं होते। उन्हें इस क्षेत्र में इसकी महत्ता से परिचित कराना विकास के युग में अत्यंत आवश्यक है। भारत में उच्च प्रशासकों की पदोन्नति उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है, जिससे ये लोग प्रशिक्षण के प्रति उदासीन रहते हैं। इस कारण प्रशिक्षण अनिवार्य न होकर केवल औपचारिक मात्र रह गया है। दूसरा, प्रशिक्षण के लिए उचित व पर्याप्त विषय सामग्री का सदैव अभाव रहा है। पाठ्यक्रम वास्तविकता से दूर होते हैं, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि पैदा करना मुश्किल होता है। जो प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं वे वास्तव में प्रशिक्षक न होकर सेवा व पद पर ठीक प्रकार से काम न करने के कारण प्रशिक्षक के रूप में इन प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रशिक्षक अपने आप को सत्ताविहीन समझते हैं तथा सदैव अपने मूल पद या विभाग में जाने की फिराक में रहते हैं, अतः वे दिल लगाकर प्रशिक्षक का कार्य संपन्न नहीं कर पाते। प्रशिक्षण का समय कम होता है और आधुनिक तकनीकों का कम प्रयोग होता है। प्रशिक्षक को अधिकांश कार्य भाषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम बजट रखती है। यह बजट भी इन संस्थाओं में नियुक्त अधिकारियों के दौरों पर ही खर्च हो जाता है और बाकी बचा हुआ पैसा बाहर से आने वाले भाषणकर्ता को देना पड़ता है। अतः प्रशिक्षण के लिए सदैव ही पैसे की कमी बनी रहती है। फिर भी इन वर्षों में सरकार काफ़ी जागरूक हो गई है और प्रशिक्षण पर सरकार का उचित ध्यान जा रहा है। राजस्थान सरकार ने हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रसारण संस्थान जयपुर में स्थापित किया है, जो न केवल राज्य के सभी प्रकार के अधिकारियों बल्कि केंद्र व अन्य राज्यों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उचित कार्य कर रहा है। लेकिन वहाँ भी बाहर से जो प्रशिक्षक भाषण आदि के लिए बुलाए जाते हैं, वे घूम फिर कर बार बार एक से व्यक्ति ही होते हैं। जहाँ तक हो सके कोशिश यह की जानी चाहिए कि राज्य में उपलब्ध योग्य अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन से संबंधित शिक्षकों को ज़्यादा मौका दिया जाए। जयपुर में बैठे लोग प्रशिक्षक के रूप में बुला लिए जाते हैं और वे इस रूटीन का कार्य समझकर भाषण दे आते हैं। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। फिर भी राज्य प्रशासन को आदर्श रूप प्रदान करने में यह संस्थान प्रशिक्षण के क्षेत्र में उचित कार्य कर रहा है। सरकार और विश्वविद्यालयों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़। लोक सेवाओं की भर्ती के लिए कर्मचारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए जाते हैं, अतः यह आवश्यक है कि सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच उचित समन्वय हो, जिससे कि संतोषजनक परिणाम निकल सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार का समन्वय आदर्श अवस्था पर पहुँच जाने के कारण प्रशासन अत्यधिक कुशल बन गया है। भारत में इस प्रकार के समन्वय के लिए उचित होगा कि वरिष्ठ व अनुभवी सरकारी अधिकारियों को विश्वविद्यालय में भेजा जाए तथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में सरकारी नियमों, मंडलों व
कार्यालयों में वास्तविकता का अनुभव करने के लिए अदला बदली हो। इससे सरकारी अधिकारियों और प्राध्यापकों को एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने में आसानी रहेगी। इस प्रकार एक और सरकारी अधिकारी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान से परिचित होगा, तो दूसरी ओर प्राध्यापक गण वास्तविकता से परिचित भी होंगे। इस प्रकार का अति विकसित प्रशिक्षण का क्रम हमारी अनेक प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण औषधि सिद्ध होगा। प्रशिक्षण स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव। उच्च लोक सेवा के अधिकारियों के लिए 3 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो फ्रांस में प्रचलित है अपनाया जाना चाहिए। आज फ्रांस में प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रत्याशी के मस्तिष्क को जीवन के प्रत्यक्ष स्पर्श जैसे वास्तविक समस्याओं, विभिन्न मानवीय व सामाजिक स्थितियों के माध्यम से जीवन और वास्तविकता के कटु अनुभवों से परिचित कराना है। प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में उपरोक्त कार्यक्रम अपनाया जाता है। द्वितीय वर्ष में मानसिक अध्ययन कराया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को सामान्य संस्कृति का ज्ञान पूर्ण कराया जाता है, लेकिन जोर इस बात पर दिया जाता है कि वह अपने कार्य से भली भांति परिचित हो जाए। और तृतीय वर्ष में कार्य करने के सुसंगठित तरीकों को बतलाया जाता है। इस प्रकार हमारी समस्याओं का समाधान उचित प्रकार के प्रशिक्षण से ही संभव है। कई विद्वानों का ऐसा विचार है कि भारत जैसे निर्धन राष्ट्र में प्रशिक्षण पर इतना व्यय फ्रांस की भांति नहीं किया जा सकता। यह तर्क कुछ निराधार सा प्रतीत होता है। चाहे कोई राष्ट्र कितना ही निर्धन क्यों न हो, प्रशिक्षण पर तो पैसा खर्च कर ही सकता है। फिर हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि प्रशिक्षण पर एक बार किया हुआ व्यय कालांतर में अवश्य ही सामाजिक लाभ देगा। लेकिन अभी कुछ समय के लिए फ्रांसीसी प्रशिक्षण नहीं अपनाया जा सकता है, तो कम से कम सभी उच्च लोक सेवाओं के प्रशिक्षण में एक प्रारंभिक रूप से सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। इस प्रकार का एक सामूहिक प्रशिक्षण एक सामान्य दृष्टिकोण और भावनात्मक एकता का वातावरण उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। 1957 में श्री गुरमुख निहाल सिंह ने यह सुझाव दिया कि उच्चतर सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा आने वाले प्रत्याशियों के लिए कम से कम 1 वर्ष का सामूहिक प्रशिक्षण तो होना ही चाहिए। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों में भेजे जाने वाले पर्यवेक्षकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझा जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि तो नहीं, लेकिन करीब 5 माह की अवधि के लिए सामूहिक प्रशिक्षण का इंतजाम राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कर दिया। यह हर्ष का विषय। दूसरा सुझाव इस क्षेत्र में यह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को सामान्य शिक्षा पर एक पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और इन प्रत्याशियों को समान धरातल पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सदैव सेवा के वृहद सिद्धांतों और कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करना चाहिए, जिससे कि प्रत्याशी उस विशेष सेवा से संबंधित व्यवहारिक पहलू व अन्य समस्याओं से भली भांति परिचित हो सके। अतः यह स्पष्ट है कि भारत धीरे धीरे प्रशिक्षण के क्षेत्र में सक्रिय कार्यक्रम अपना रहा है। इन सेवाओं में फिलहाल प्रशिक्षण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ काम पर प्रशिक्षण के जरिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रत्याशी दूसरों को कार्य करते देखता है, स्वयं कार्य करता है और अंत में इस प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात वह स्वयं अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करता है। इस प्रकार संस्थागत प्रशिक्षण की संख्या, स्वरूप व क्षेत्र बढ़ रहा है। आज नवीनीकरण पाठ्यक्रम और ओरिएंटेशन कोर्स पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है तथा सेमिनार, सम्मेलन और वर्गीय वाद विवाद का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने निश्चय किया कि तकनीकी व प्रशासकीय क्षेत्र में आगे विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने वाले कर्मचारियों को उदारतापूर्वक वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा और कई बार तो कर्मचारियों को भी आगे अध्ययन के लिए अवकाश लेने तक की सलाह दी जाती है। राज्य सरकारों को चाहे कि वे इसका अनुसरण करें और अपने प्रशासकीय तंत्र को सुदृढ़ बनाएं। आज काम पर प्रशिक्षण पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के दृष्टिकोण को नवीन बनाए रखने के लिए उन्हें अल्पकालीन पाठ्यक्रम के द्वारा ताज़ा रखना चाहिए। काम पर प्रशिक्षण में उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता
कि वे अपना समय अन्य प्रकार के अध्ययन में लगा सकें, क्योंकि इसमें कार्य का भार वैसे ही अधिक होता है। सभी सरकारों को चाहिए कि सेवा में कुशलता, योग्यता और कुशाग्रता बनाए रखने के लिए वे अपने कर्मचारियों की समय समय पर अध्ययन, अवकाश व वेतन सहित सभी स्थायी सुविधाएं देना प्रारंभ करें। इस प्रकार उचित प्रशिक्षण हमारी अनेक प्रशासकीय समस्याओं का निवारण कर सकेगा और सभी प्रकार के प्रशिक्षण में ईमानदारी, सेवा भावना, प्रतिभा के प्रति पूर्ण सहानुभूति, मानवीय व्यवहार और लोकाचार पर आधारित अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा, तो हमारे प्रशासन की बेहतर और आदर्श स्थिति हो सकती है। धन्यवाद।